Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue with chapter 8, The Glory of Bharatvarsh from class 6th SS semester 1. Sculpture and Architecture of Ancient India. Town planning seen in Harappan civilization is world-renowned model of Indian architecture. Uniformity in town, baths, granaries, industrial units and harvesting of rainwater etc. are the structures associated with Harappan civilization, which are the best example of engineering of ancient India. तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का नियोजन था ये पूरे विश्व भर में अपने भारतीय वास्तुकला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। शहरों, स्नान गृहों, भंडारों, औद्योगिक इकाइयों और वर्षा के जल संचयन में एक समानता थी जो कि हड़प्पा सभ्यता के संरचनाओं से जुड़े हुए थे, जो कि ऐतिहासिक भारत की इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल था। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस। तो इस वास्तुकला में गुफाओं की वास्तुकला, मंदिरों की वास्तुकला और दूसरी जगहों की वास्तुकला शामिल थी। केव आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हिल्स ऑफ बराबर, नासिक हिल्स, अजंता एलोरा एंड अमरावती। तो गुफाओं की वास्तुकला में बराबर की गुफाएं, नासिक की गुफाएं और अजंता एलोरा और अमरावती की गुफाएं भी शामिल थी। In sculpture, art of making idols was fully developed in India. Two art styles of idol art were prevalent in ancient India. मूर्तिकला में भारत में मूर्ति को बनाने की कला काफ़ी विकसित हो रही थी। तो ऐतिहासिक भारत में दो तरह की मूर्ति बनाने की स्टाइल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही थी। फर्स्ट, गांधार आर्ट, विच वॉज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल. अ नंबर ऑफ artifacts have been found in Takshashila and Gandhar in Afghanistan in northwestern India. Buddha's statues were made in large number. Large statues of Buddha have been found in Bamiyan and Charsoda in this style. तो एक तो गांधार आर्ट था जो कि ग्रीक और भारतीय स्टाइल का संगम था। काफ़ी सारी मात्राओं में उत्तर पश्चिम भारत के तक्षशिला और अफ़गानिस्तान के गांधार में इस तरह की कलाकृतियाँ मिली थी। बुद्ध की मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी मात्राओं में बनाई गई थी। बुद्ध की काफ़ी बड़ी मूर्ति बामियान और चारसोदा में मिली थी। अदर स्टाइल इज़ कम्प्लीटली इंडियन विच इज़ नोन एज मथुरा आर्ट. इन इट ऑल्सो फर्स्टली बुद्धा स्टैट्यूज वर मेड. After that, idols of Hindu deities were also made in this style. Specimens of sculpture have also been found from Amravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. तो दूसरी जो स्टाइल थी वो पूरी तरह से भारतीय अंदाज में थी, जिसे मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। इसमें भी सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई, इसके बाद हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई गई इस अंदाज में। तो अमरावती, अजंता, नासिक और सारनाथ में ऐसी मूर्तियाँ के नमूने पाए जाते हैं। स्तूपास एंड विहार्स. आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड्स स्तूपास, चैत्यास एंड विहार्स. After the nirvana of Gautam Buddha, the monumental construction of his life began in the form of stupas. The stupas were made for the first time during Vajrayana. तो बुद्धिज्म की वास्तुकला में स्तूपास, चैत्य और विहार शामिल थे। गौतम बुद्ध की मौत के बाद स्तूपास के रूप में उनके जीवन का स्मारकीय निर्माण शुरू हुआ। इन स्तूपास को सबसे पहले वज्रयूनियन के दौरान बनाया गया। द स्तूपा इज स्मॉल डोम शेप्ड architecture in the middle of which the relics of Buddha were buried and the Buddhists practiced meditation there. Later on, stupas were constructed in India in a large number, among which Ashoka's Sanchi Stupa, Stupa of Lumbini and Stupa of Sarnath are very emperor. The emperors after Ashoka also maintained the tradition of stupa construction. तो स्तूपा जो थे वो छोटे गुंबद के आकार की वास्तुकला वाले स्मारक थे, जिसमें इस गुंबद के बीच में बुद्ध के अवशेषों को दफन किया गया था। बुद्धिस्ट वहाँ पर ध्यान का अभ्यास करते थे। बाद में स्तूपा का निर्माण काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत में हुआ, जिसमें अशोका का सांची का स्तूपा, लुम्बिनी का स्तूपा और सारनाथ का स्तूपा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अशोका के बाद जो दूसरे सम्राट आए उन्होंने भी स्तूपा के निर्माण की जो परंपरा थी उसको जारी रखी। द किंग्स ऑफ शंग डायनेस्टी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन वर्क अराउंड स्तूपास. Kanishka got a huge stupa constructed in
Purushpur, that is Peshawar, which is called Shahji Ki Deri. There is a pradakshina path around the stupas. Chaitya also are a major center of Buddhist art, like caves. Chaitya were caved in mountains. तो शंग डायनेस्टी के राजाओं ने स्तूपा के आगे पीछे लकड़ी का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि जो पेशावर में एक बड़ा सा स्तूपा बनवाया जिसे शाहजी की देरी कहा जाता है। स्तूपा के आगे पीछे एक प्रदक्षिणा करने का पथ भी बनवाया गया। चैत्य भी बुद्धिस्ट कला का एक मेजर सेंटर था। तो गुफाओं के जैसे चैत्य पहाड़ियों पर खुदी गई। इन केव्स ऑफ चैत्य columns, door, huge prayer halls, etc. were carved and were given the shape of temple. They were used as place of prayer. The columns were finally carved. तो चैत्य की गुफाओं में स्तंभ, दरवाजे, बड़े बड़े पूजा के हॉल्स ये सब बना हुआ था और इसे एक मंदिर का आकार दिया हुआ था। इन जगहों पर पूजा करी जाती थी। पूजा के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। इन स्तंभों को फाइनली खोदा हुआ था। तो चैत्यस ऑफ अमरावती, भाज एंड करला have become world famous. The caves were made by carving mountains of Buddhist and Jain monks which were called vihars. तो इनमें से अमरावती, भाज और करला के चैत्य दुनिया के काफ़ी प्रसिद्ध चैत्य हैं। पहाड़ियों की खुदाई कर इन गुफाओं को बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए बनाए गए जिसे विहार कहा जाता है। तो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टडीड इन दिस विहार्स. Huansang noted that there were hundreds of vihars in North India and Gujarat. Statues and monuments are associated with Jain architecture also. तो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन विहारों में पढ़ाई करते थे। हुआनसैंग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने ये बताया कि उत्तर भारत और गुजरात में 100 जितने विहार हैं और मूर्तियाँ और स्मारक जैन वास्तुकला से संबंध रखते थे। Jain statue of Gomteshwar in Shravan Belgoda is world famous. A number of caves have been made in for living of Jain monks and Buddhist bhikshuk. Many such type of caves are located in Gujarat. Get information about them for your teacher. तो गोमतेश्वर की जैन मूर्ति जो कि श्रवण बेलगौड़ा में है वो दुनिया की प्रसिद्ध मूर्ति में से एक है। काफ़ी सारी गुफाएं बनाई गई ताकि वहाँ पर जैन मॉन्क्स और बुद्धिस्ट भिक्षुक रह सकें। इसी तरह की काफ़ी गुफाएं गुजरात में स्थित हैं। तो ये आपको आपके टीचर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ, भावनगर जो कि गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर एक ऐसी ही तलाजा केव्स है। नाउ नेक्स्ट इज हेरिटेज इन एजुकेशन. लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन एंड देयर डेवलप्ड टाउन प्लानिंग, इट कैन बी सेड that higher education and technical education has been imparted in India since 4000 years. तो अगर हम हरप्पा सभ्यता और उसके विकसित शहरों के नियोजन के विस्तार के बारे में देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 4000 साल पहले से ही भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को दिया जा रहा था. रिमेन्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो. तो मोहनजोदारो से शैक्षणिक संस्थाओं के अवशेष मिले हैं. This civilization is also called Bronze civilization because they had knowledge about bronze technology. तो इस सभ्यता को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इस समय के लोगों को ब्रॉन्ज तकनीकी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी. It can be said that chemistry might have also developed at this times. Forts, houses, baths, roads show development of civil engineering. The development of textile and shipping shows that the mechanical engineering system had been hauling in India since the time of Harappa culture. तो ऐसा कहा जाता है कि शायद रसायन शास्त्र भी इस समय पर काफ़ी विकसित रहा होगा. किले, घर, स्नान गृह, जो रोड्स हैं वो इस समय के सिविल इंजीनियरिंग के जो विकास है उसको ये दर्शाता है. कपड़ों और जहाज़ों का विकास ये दर्शाता है कि उस समय का मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम लगभग भारत में हरप्पा संस्कृति के दौर से ही रहा होगा. Remains of 5 Vidyapeeths imparting education which can be called universities pursuit have been found. तो 5 विद्यापीठ जो कि शिक्षा प्रदान करती थी उसके भी अवशेष मिले हैं. तक्षशिला नियर गांधार रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज अ ग्रेट एजुकेशनल पिलग्रिमेज. तो
तक्षशिला जो कि उत्तर पश्चिम भारत के गांधार क्षेत्र के पास था, वह एक महान शैक्षिक तीर्थस्थल है। इट टॉट एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हिंदुज़म एंड फिलॉसफी. Great philosophers and rulers like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jeevak had become renowned from this educational institution. तो ये जो शैक्षिक तीर्थ स्थल थे, वहाँ पर संस्कृत, व्याकरण, खगोल शास्त्र, हिंदुइज्म, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और इसी शैक्षिक संस्थाओं से पढ़े हुए काफ़ी प्रसिद्ध महान फिलोसोफर और रूलर्स थे, जैसे पनिनी, चाणक्य, चंद्रगुप्त और जीवक. तो one such educational institution in Bihar was known as Nalanda University, that is Vidyapeeth. Huansang had also visited it. Here also Hindu and Buddha philosophies were taught. Nagarjun of Nalanda Vidyapeeth was a great chemist. He started using ash of mercury as a medicine for the first time. तो ऐसी ही एक शैक्षिक संस्था थी जो कि बिहार में है, उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. हुआनसैंग भी इस यूनिवर्सिटी में गए थे, यहाँ पर भी हिंदू और बुद्ध फिलॉसफीज पढ़ाई जाती थी. तो नालंदा विद्यापीठ में नागार्जुन एक महान रसायनज्ञ थे. उन्होंने पहली बार पारे की राख से दवा बनाई थी. There are evidences that there was a great Vidyapeeth in Vallabhi of Gujarat in 6th-7th century. Huansang had written a lot regarding this university also. Many students used to come here to study. Students had to give entrance exam for admission. The principal would then take a written examination and later they used to send students for the interview. तो 6th-7th सेंचुरी में गुजरात में एक महान विद्यापीठ थी जिसका नाम वल्लभी था और इसके सबूत भी मिले हैं. हुआनसैंग ने इन विश्वविद्यालयों के बारे में बहुत कुछ लिखा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं. बच्चों को एडमिशन्स लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं. सबसे पहले प्रिंसिपल एक रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए आगे भेजते हैं. Such a modern educational system was prevalent in India at that time. The knowledge of all the three religions, Hinduism, Buddhism and Jainism, was imparted along with meditation, astrology and astronomy. तो इस तरह का आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था उस समय भारत में प्रचलित था. तो उस समय इन तीनों धर्मों यानी हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ज्ञान, ध्यान, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र के साथ दिया जाता था. In Bengal, two Vidyapeeths existed, namely Vikramshila and Anantapuri, where a large 3-storied library of Buddhism was built. तो बंगाल में 2 विद्यापीठ थी, एक तो विक्रमशिला और दूसरी अनंतपुरी, जहाँ पर एक बड़ी 3 मंजिला लाइब्रेरी थी जिसे बुद्धिज़्म के लिए बनाया गया था. नेक्स्ट इज कॉइन्स. सो कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियंस in the past. Oldest coins in India are known as Panchmak coin of 5th century BC. After Indo-Greek rulers introduced a special kind of gold coin on which the king's mark, his photo and his time was mentioned. तब इसके बाद आता है कॉइन्स. अगर हम भारत की समृद्धि के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उस समय के जो सिक्कों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है. भारत के पुराने सिक्कों को पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, जो कि 5th सेंचुरी बीसी में पाए जाते थे. उसके बाद जो इंडो ग्रीक राजाओं ने एक ख़ास तरह के सोने के सिक्कों की शुरुआत करी थी जिस पर राजाओं की फ़ोटो और उनका जो समय था वो मेंशन किया जाता था. फ्रॉम दिस वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय का इतिहास कैसा था. द कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज आर द बेस्ट. Samudragupta's coin with his picture of playing Veena and killing lion. Coin of Chandragupta with picture of king and queen and Garud. Chandragupta II, that is Vikramaditya coins and Shri Vikrams and Garud flag coins have been found in large numbers. तो गुप्ता युग के सिक्के बहुत अच्छे थे. समुद्रगुप्त के समय के सिक्कों पर उनकी तस्वीर वीणा बजाते हुए दिखाई देती है और शेर को मारते हुए दिखाई देती है. इसी तरह चंद्रगुप्त के समय के सिक्कों पर राजा, रानी और गरुड़ की तस्वीरें दिखाई देती हैं. चंद्रगुप्त II, सिंह, विक्रम और गरुड़ फ्लैग के सिक्के काफ़ी बड़े मात्रा में पाए जाते हैं.
These coins are mostly of gold, which gives information about India's immense prosperity of that time. तो ये सिक्के ज़्यादातर सोने के थे जो कि भारत की समृद्धि के बारे में जानकारी देते थे. The consistent development of India has been taking place for centuries. तो भारत का लगातार विकास काफ़ी सदियों तक चलता रहा था. Almost all branches of knowledge are flourishing and developing in our country. India's great cultural heritage is unique throughout the world. तो ज़्यादातर ज्ञान की शाखाएं पूरे भारत में विकसित हो रही थी और अच्छी तरह से फल फूल रही थी. भारत का महान सांस्कृतिक विरासत पूरे विश्व में एक सबसे, आप कह सकते हो, बहुत ही सबसे अलग, यूनिक था. तो ये था हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन. बाय बाय.